हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेश जी की बायोलॉजी। मैं महेश गौतम और मैंने स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा और समझने की कोशिश करी थी और उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं नीट एग्ज़ाम में, और मैं यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आपको कॉन्संट्रेट होकर, फोकस होकर इस मैकेनिज़्म को समझना है। ठीक है, तो बिना देरी के मैं शुरू कर रहा हूँ मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। हमें फाइनली ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है, तब जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए हमें पूरा मैकेनिज़्म समझना होगा। आपको पूरे ध्यान से इसे समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है वो दो रिएक्शन में कंप्लीट होता है। एक का नाम है लाइट रिएक्शन और दूसरे का नाम है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हो चाहे डार्क रिएक्शन हो, दोनों ही लाइट की प्रेजेंस में चलते हैं, लेकिन लाइट रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड करता है, जबकि डार्क रिएक्शन डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन लाइट की ही प्रेजेंस में चलता है। बात समझ में आ रही है? लाइट रिएक्शन चलेगी, डार्क रिएक्शन चलेगी, तब जाकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही बात लिखी हुई है, बोथ रिएक्शन कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो कि हमने समझा है। लाइट रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंड ऑन द लाइट, while डार्क रिएक्शन नॉट डायरेक्ट डिपेंड ऑन द लाइट बट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि दोनों ही रिएक्शन, चाहे लाइट रिएक्शन हो चाहे डार्क रिएक्शन, दोनों ही लाइट की प्रेजेंस में चलती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लाइट रिएक्शन, आज की जो क्लास रहेगी हम इसमें पूरी तरह से फोकस रखेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है। फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी फॉर्मेशन, मतलब लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमने इनको नॉन साइक्लिक क्यों बोला, इनको हमने साइक्लिक क्यों बोला, इसको हम आगे समझेंगे। चाहे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो चाहे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, दोनों में ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा। हम इसको आगे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसका एक और नाम है जेड स्कीम। ठीक है, इसको जेड स्कीम क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस आपको जो जो मैं समझा रहा हूं उसको समझते चले जाना है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट रिएक्शन का टाइप है। साइट, इसकी जो साइट है वो है ग्रेनल थाइलेकोइड। ग्रेनल थाइलेकोइड मतलब थाइलेकोइड थाइलेकोइड थाइलेकोइड, कई सारे थाइलेकोइड मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम ग्रेनम। तो ये जो ग्रेनम होंगे इस तरह से पूरा, यहां पर चलेगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये भी क्या है, ग्रेनम, और ये क्या है, स्ट्रोमल थाइलेकोइड। देखो, जो एक सिंगल थाइलेकोइड है इसको बोलेंगे हम स्ट्रोमल थाइलेकोइड और इनको बोलेंगे हम ग्रेनल थाइलेकोइड। ठीक है, तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा वो होगा ग्रेनल थाइलेकोइड में। इन्वॉल्वमेंट, चूंकि ये ग्रेनल थाइलेकोइड में हो रहा है, कौन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो हमें पता है ग्रेनल थाइलेकोइड के पास फोटोसिस्टम 1 भी मिलेगा, फोटोसिस्टम 2 भी मिलेगा। मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 दोनों का ही रोल होता है, दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। बात समझ में आ रही है? बात करेंगे प्रोडक्ट। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब चलेगा तो यहां पर क्या क्या बनेगा, यहां बनेगा एटीपी। एटीपी तो बनेगा चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो नॉन साइक्लिक हो, लेकिन नॉन साइक्लिक में एटीपी के साथ साथ क्या बनेगा, NADPH2 भी बनेगा, और साथ में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होगी। कैसे होगी, क्यों होगी, इसको हम समझेंगे। ठीक है, एक और बात, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, जबकि अगर इसको कंपेयर करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से तो वहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये है थाइलेकोइड। कौन सा थाइलेकोइड, ग्रेना बनाने वाला थाइलेकोइड। उसमें से मैंने एक थाइलेकोइड को यहां पर ले लिया है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इसको मैंने बना दिया फोटोसिस्टम 2, और इधर की तरफ जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इसको बना दिया फोटोसिस्टम 1।
देखो, जब लाइट आएगी तो वो फोटो सिस्टम 2 पर भी आएगी और लाइट कहां पर आएगी, फोटो सिस्टम 1 पर भी आएगी, एक साथ आएगी लाइट। देखो अब समझेंगे यहां पर कि लाइट इस पर भी आई और इस पर भी आई, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को समझाने के लिए मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, फोटो सिस्टम 2 से। तो ये है फोटो सिस्टम 2। यहां पर लाइट एनर्जी आई इसके रिएक्शन सेंटर पर, इसके रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना है और कितने वेवलेंथ की लाइट आएगी, 680 नैनोमीटर की। तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाएगा और इसको कौन ले लेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो मैंने रेड कलर का बनाया हुआ है यह है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचा दिया जाएगा किसके पास, पीक्यू के पास, प्लास्टोक्विनोन। समझना यहां पर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचा दिया जाएगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो हो रहा है रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां पर प्लास्टोक्विनोन का रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं कि रिएक्शन सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे और वो एक एक करके कहां पर चले गए, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन के ऊपर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन लेते ही नेगेटिव चार्ज। अब उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, उसका केमिकल कंपोजिशन इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को क्या करना चाहेगा, बैलेंस करना चाहेगा। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन लेंगे। कहां से लेगा वो, स्ट्रोमा से। ये क्या भरा हुआ है, स्ट्रोमा, और यहाँ स्ट्रोमा में क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन आयंस, खूब सारे हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे। तो ये हाइड्रोजन आयन ले लेगा, कितने, 2 हाइड्रोजन आयन। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन आयंस आते ही PQ कन्वर्ट हो जाएगा PQH2 में, मतलब प्लास्टोक्विनोल। PQ कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टोक्विनोल में। ये है PQ की रिड्यूस फॉर्म। अब ये रिड्यूस हो गया है PQ। अगर ये ऑक्सीडाइज फॉर्म होगा तो प्लास्टोक्विनोन कहलाएगा और अगर रिड्यूस हो जाएगा तो प्लास्टोक्विनोल कहलाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 प्रोटॉन लेते ही इस पर आ गया न्यूट्रल चार्ज। अब इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो वो आगे चला जाएगा साइटोक्रोम B6 के पास। हम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को लेते हुए समझ रहे हैं। जैसे ही प्लास्टोक्विनोल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो साइटोक्रोम B6 के पास जाएंगे तो प्लास्टोक्विनोल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आते ही इसका केमिकल कंपोजिशन फिर से क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस, क्योंकि इसके पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन को ये कहां टपका देगा, ल्यूमेन में। ये जो हमें स्पेस दिखाई दे रहा है ये क्या है, ल्यूमेन, और यहां पर हाइड्रोजन आयंस को डाल देगा। इलेक्ट्रॉन चला गया साइटोक्रोम B6 के पास और प्रोटॉन को इसने ट्रांसफर कर दिया ल्यूमेन के पास। तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PQ में। इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम B6 के पास, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। अब ये आ गया प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से ये चला जाएगा फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के पास। और हमें पता है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पर भी क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी आ रही है। लाइट एनर्जी आते ही ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचा था वो एक्साइटेड होकर वापस बाहर निकल जाएगा। उसको लेगा कौन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो होगा FeS या FrS। FeS मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इसने ले लिया। तो याद रखना है अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है, फोटो सिस्टम 2 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। फोटो सिस्टम 1 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, FrS या FeS। इलेक्ट्रॉन आ गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा FD के पास। FD मतलब फेराडॉक्सिन। FD ने ले लिया। FD से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस थाइलेकोइड की सरफेस पर, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की सरफेस पर, और यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज एंजाइम। NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन FD से कहां पर आएगा, NADP इस सरफेस पर क्या मिलेगा हमें, NADP रिडक्टेज एंजाइम। और वो एंजाइम क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को कहां पर पहुंचा देगा, NADP के पास। NADP के पास, और NADP कहां पर मिलेंगे, ये स्ट्रोमा में मिलेंगे लेकिन थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के आसपास ही मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन चले जाएगा NADP प्लस के पास, जिससे NADP प्लस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे ही NADP पर आएगा नेगेटिव चार्ज तो ये स्ट्रोमा में रखे हुए हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। मैंने बोला था कि चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, ATP तो दोनों में ही बनेगा, लेकिन नॉन साइक्लिक में NADPH2 भी बनता है।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखो हम सपोज करके चल रहे थे कि यहाँ पर इसके फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के पास थे 2 इलेक्ट्रॉन और वो दोनों चले गए फोटो सिस्टम 1 के पास, फाइनली वो चले गए NADP+ के पास। तो रिएक्शन सेंटर क्या हो गया, खाली हो गया। अब इसके रिएक्शन फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर को फिर से इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा कौन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो जो ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, इसकी इनर सरफेस है और ये आउटर सरफेस है। तो इनर सरफेस और फोटो सिस्टम 2 के बीच में एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम होगा इसका, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसको साफ करके समझाता हूं मैं। ये सरफेस है, यहां पर मिलेगा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो कि किसका बना होता है, मैंगनीज क्लोराइड और साथ में कैल्शियम आयन का, 3 चीज़ों का मिलकर बना होता है मैंगनीज क्लोराइड। ठीक है, OEC। अब ये OEC क्या करेगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, ये देखो H2O है तो ये टूट जाएगा किसमें, 2H+ इलेक्ट्रॉन में और साथ में ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, रिएक्शन सेंटर के पास, फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर के पास, और फिर से वही वाली प्रोसेस चलेगी कि इसके ऊपर क्या आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन का इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, NADP+ के पास। तो बार बार में इलेक्ट्रॉन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से निकलेगा, फोटो सिस्टम 2 में जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, फाइनली NADP+ के पास जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन वापस वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन साइक्लिक। अब समझते हैं इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन क्यों बोला। देखो बेटा, जितनी बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ उतनी बार रास्ते में कौन आया, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया, स्ट्रोमा में पड़े हुए हाइड्रोजन आयन को लिया और कहाँ पर डाला, ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का बार बार में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ रहा है हमें, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहा है। वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होने की वजह से भी ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लाइट रिएक्शन के दौरान क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है जिसके वजह से ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और लाइट रिएक्शन के दौरान कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। रास्ते में कौन आ रहा है, PQ। तो PQ क्या कर रहा है, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को कहाँ पर डाल रहा है, ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने के 2 रीजन है। एक तो है प्लास्टोक्विनोन जो कि स्ट्रोमा से ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन को डाल रहा है, दूसरा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इस तरह से ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे, इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फाइनली किसके पास जा रहा है, NADP+ के पास। NADP+ पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, जिससे वो क्या कर रहा है, स्ट्रोमा में रखे हुए हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके NADPH2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो स्ट्रोमा में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और दूसरा रीजन क्या है स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होने का, PQ यहाँ से क्या कर रहा है, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को कहाँ पर डाल रहा है, ल्यूमेन में। तो PQ कॉमन है, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, PQ कॉमन है ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो हमने यहाँ पर देखा जितनी बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किसने किया, OEC ने, जिसके वजह से वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहा है। वाटर के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर हो जाता है, फोटो सिस्टम में, फिर उसके बाद ETS में हो जाएगा और ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, साथ में ऑक्सीजन भी यहाँ पर रिलीज होगी। तो हमने देखा एक तरफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़े चली जा रही है और एक तरफ कंटिन्यूअसली कम होते चली जा रही है। स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगी या बढ़ जाएगी। जो कैसे होगी ये मैंने आपको समझा दिया कि PQ स्ट्रोमा में कम कर रहा है, PQ ल्यूमेन में बढ़ा रहा है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है और NADPH2 का फॉर्मेशन होना स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम कर रहा है। तो एक तरफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, एक तरफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम, जिससे क्या डेवलप होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या वहाँ पर बोलें कि pH कम है, और स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, मतलब pH ज़्यादा है।
तो हमें पता है कोई भी आयन, कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये हाइड्रोजन आयन से अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे, वापस कहाँ पर जाएंगे, स्ट्रोमा में। और इनकी जाने का जो जगह है, साइट है, वो कौन सी है, F0 पार्टिकल। तो ये F0 पार्टिकल के थ्रू अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे, मतलब ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएंगे। F1 पार्टिकल से जब ये गुजरेंगे तो F1 पार्टिकल, ये जो स्ट्रोमा साइड हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, F1 पार्टिकल। इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, इसमें रोटेशन होगा। रोटेशन होने की वजह से ADP और IP आपस में बाइंड हो जाएंगे और जिससे क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। इस तरह से हमने देखा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP का फॉर्मेशन होगा। साथ में हमने देखा NADPH2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, और हमने देखा ल्यूमेन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब ये ऑक्सीजन ल्यूमेन में बढ़ जाएगी तो इसको डिफ्यूज कर दिया जाएगा स्ट्रोमा साइड, और ये स्ट्रोमा में जब ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक क्यों बोला, कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला, मतलब फोटो सिस्टम 2 से निकला, लेकिन वापस फोटो सिस्टम 2 में नहीं पहुँचा, फाइनली किसके पास गया, NADP+ के पास। तो याद रखना है, फर्स्ट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटाइन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP+। फोटो सिस्टम 1 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS या FES। फोटो सिस्टम 2 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। PQ क्या कर रहा है, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम कर रहा है। PQ क्या कर रहा है, ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। वाटर मॉलिक्यूल का जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है वो ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होने के कितने रीजन है, 2 रीजन है। एक तो क्या है, स्ट्रोमा से PQ कंटिन्यूसली हाइड्रोजन आयन को कहां पर डाल रहा है, ल्यूमेन में, और दूसरा NADP+ नेगेटिव चार्ज होकर NADPH2 का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब NADPH2 का फॉर्मेशन होना स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का कम होना शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगली क्लास में हम देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम क्यों बोलते हैं। इसी के साथ हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक हमने पढ़ ही लिया है, कंप्लीट कर लिया है। फिर हम देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं मोटिवेट होऊंगा तो आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे। थैंक यू। बने रहें महेश जी की बायोलॉजी। थैंक यू।